हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोमेश। आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है और साथ में हम लोग समझेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नोट्स बना दिया है और इसी नोट से समझने की कोशिश करते हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल योर वांट्स आर लिमिटेड। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, आप हैं, मैं हूँ, कोई कस्टमर है, ठीक है, हम सबकी डिज़ायर अनलिमिटेड है, हम लोग को हर चीज़ चाहिए, ठीक है। बट द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल आवर वांट्स आर लिमिटेड। पर जो रिसोर्स है हमारे पास उन सब चीज़ को पूरा करने के लिए वो क्या है, लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक टाइम। आप चाहते हो हर चीज़ अकम्प्लिश करना, बट आपके पास लिमिटेड टाइम है, पर आप नहीं कर सकते। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर फ्रीली अवेलेबल, उसके लिए आपको इतना कॉस्ट आप नहीं करते हो। बट जिन चीज़ की स्केरिसिटी होती है उन चीज़ के पीछे एक कॉस्ट भी लगता है, ठीक है। आप दूसरी एग्जांपल ले लो। इन जनरल, फॉर एग्जांपल आपका लैंड हो गया, हमारे पास टोटल जो भी लैंड अवेलेबल है वो लिमिटेड है, वाटर जो भी अवेलेबल है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट निकल के आता है कि देयर इज़ अ स्केरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज। नाउ स्केरिसिटी ऑफ रिसोर्स इज़ अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ एंड इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, दिस एग्जिस्ट एवरीवेयर, ठीक है। नाउ इट एग्जिस्ट एट माइक्रो लेवल, एट एन इंडिविजुअल लेवल, एज वेल एज ऑन द कंट्री लेवल ऑल्सो दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमें जैसे प्रॉब्लम होती है एज एन इंडिविजुअल की हमारे पास लिमिटेड इनकम है और उसमें हमें डिसाइड करना है क्या चीज़ें बाय करनी है, क्या नहीं करना है, या कोई भी रिसोर्स है वो लिमिटेड है, उसमें डिसाइड करना है क्या चीज़ करना है, कैसे करना है। इन अ सिमिलर मैनर कलेक्टिवली हम सब के साथ ये इशू होता है। अगर हमें कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट भी हम लोग के लिए अगर कोई डिसीजन लेती है तो उसके पास भी लिमिटेड फंड्स होते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है, या लिमिटेड कोई भी कंट्री का रिसोर्स है उसको कैसे अप्लाई करना है, वो सब एक गवर्नमेंट लेवल पे भी और एक कंट्री लेवल पे भी सिमिलर इश्यूज होते हैं, राइट। और वो इश्यूज़ क्या है कि देयर इज़ अ स्कैरिसिटी, ठीक है। अब पॉइंट बी पे आते हैं। नाउ पॉइंट बी इज रिसोर्सेज हैव एन ऑल्टरनेटिव यूजेज ऑल्सो। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर बट हैव ऑल्टरनेटिव यूज़। कोई भी रिसोर्स जो आपके पास है उसका स्केरसिटी तो है ही है, पर साथ में उसका ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है, तो आप इनकम को यूज़ कर सकते हो मल्टीपल चीज़ें खरीदने के लिए। अब आप डिसाइड करते हो कि क्या लेना है, प्रायोरिटी है किस चीज़ को लेना है और कितना लेना है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए लैंड है, तो आप उस पर क्या प्रोड्यूस करोगे, उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करना है कि आपको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए करना है, या उसको कुछ भी नहीं करना है, वो आपको मतलब डिसाइड करना होता है। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल वाटर है, वो भी आपके पास लिमिटेड है, तो उसको आप कैसे, कहाँ पे आप यूज़ करने वाले हो। तो ऐसे हर जो भी स्केयर रिसोर्सेज होते हैं उसका एक ऑल्टरनेटिव आपको देखने को मिल जाएगा, उसको मल्टीपल जगह पे यूज़ कर पाओगे। तो दो प्रॉब्लम जो निकल के आती है कि स्केरिसिटी और ऑल्टरनेटिव यूज़, तो ये दो प्रॉब्लम जो है एक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जिसको इकोनॉमिक्स में हम लोग इसको, इस प्रॉब्लम से होगा क्या। प्रॉब्लम से मेन चीज़ ये होती है कि आपको डिसाइड करना होता है कि किस तरीके से आप अपने उस रिसोर्स का सबसे बेस्ट यूज़ करो, ठीक है, कि जिससे आपको हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिल सके, या जो भी बंदा है या जो भी लोग हैं जो रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं उनका जो गोल है वो मैक्सिमम लेवल पे अचीव हो सके। तो आगे समझते हैं। नौ मैंने एक एग्जांपल दिया था फार्मर का यहाँ पे माइक्रो लेवल पे, कि अगर एक फार्मर है उसको अपनी लैंड यूज़, उसको अपना, उसके पास लिमिटेड लैंड है और उस पर वो या तो राइस बना सकता है या शुगर केन प्रोड्यूस कर सकता है। तो राइस और शुगर केन ये एक ऑल्टरनेटिव है, और लैंड हमारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो उस लैंड के लिमिटेड लैंड के मल्टीपल ऑल्टरनेटिव यूज़ हैं, ठीक है। तो एज आई सेड कि रिसोर्स नॉट ओनली स्केयर बट हैव ऑल्टरनेटिव यूज़। मैक्रो लेवल पे भी मैंने एग्जांपल आपको दिया कि गवर्नमेंट को अगर अपने जो टैक्सेस से फंड कलेक्ट करती है, जो भी उसके फंड है वो प्रॉफिट से आते हैं, बिजनेस प्रॉफिट से जो भी उसके फंड आते हैं वो उसको या तो यूज़ कर सकती है डिफेंस गुड परचेस करने के लिए, पब्लिक वेलफेयर में लगा सकती है। तो देन अगेन देयर इज़ अ ऑल्टरनेटिव, ठीक है। फिर पॉइंट ए और बी, जो पॉइंट मैंने स्कैरसिटी और इसका पॉइंट बताया था, इससे दो चीज़ें निकल के आती हैं कि पॉइंट ए एंड बी लीड टू इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो देयर इज़ अ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज़ दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज़ द रैशनल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। बेस्ट तरीके से हमें रिसोर्स को यूज़ करना है। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली इकोनॉमिक्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी कि कैसे हम बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज का। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इट डील्स विद द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, in such a manner that at micro level an individual consume
an individual consumer able to maximize his satisfaction, an individual producer is able to maximize his profit, and at macro level a country is able to achieve highest possible GDP growth and social welfare। मतलब इस तरीके से हमें इकोनॉमिक्स हेल्प करता है रैशनल मैनेजमेंट करने में रिसोर्सेज का। उसमें ऐसे तरीके से बताया गया कि इस तरीके से आप यूज़ करेंगे सच दैट कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। अगर वो कोई भी चीज़ कंज्यूम करता है, एक प्रोड्यूसर है तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और एक मैक्रो लेवल पे अगर कोई कंट्री है तो उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर या आउटपुट प्रोडक्शन हो सके। तो हर एक इंडिविजुअल का एक अपना गोल होगा, वो उस गोल को मैक्सिमम लेवल पे अटेन कर सके। इस तरीके से हमें बेस्ट यूज़ करना है रिसोर्सेज का। तो ये हम कहाँ पे सीखते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, जो यहाँ पे पॉइंट्स आपने देखा। सबसे पहली चीज़ आपको समझ में आए कि रैशनल मैनेजमेंट होता क्या है। लास्ट में देखिए, पहला लास्ट क्वेश्चन है रैशनल मैनेजमेंट क्या। तो रैशनल मैनेजमेंट में बताया कि इस तरीके, यहाँ पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि इस तरीके से यूज़ करना है रिसोर्सेज का कि कोई भी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर या कंट्री या गवर्नमेंट है तो उसको उसके मैक्सिमम अटेनमेंट हो सके गोल का। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर है तो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, प्रोड्यूसर है तो प्रॉफिट, और अगर कंट्री है तो उसका सोशल वेलफेयर मैक्सिमम लेवल पे होना चाहिए। नेक्स्ट है, अब आते हैं फैक्ट की बात करते हैं, फंडामेंटल फैक्ट। तो फंडामेंटल फैक्ट यहाँ पे मैंने दो आपको बताए थे। एक तो सबसे पहला था स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और दूसरा ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये दो फंडामेंटल फैक्ट है और इस फैक्ट से होता क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम निकल के आती है। वो फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दिस इज़ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है, कि ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए रिसोर्स का। तो दिस इज़ दी प्रॉब्लम, उसका ये हम लोग स्टडी करते हैं सोल्यूशन, और ये आपका जो है इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो ये बेसिक्स इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन थी, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इकोनॉमिक यूनिट्स क्या होती हैं। देखो, इकोनॉमिक यूनिट्स होता है जैसे मान लो एक कंज्यूमर है, ठीक है, या एक प्रोड्यूसर है, एक कोई सिंगल फर्म है, या एक कोई सिंगल इंडस्ट्री है, या कोई एक सिंगल मार्केट है। तो एक अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करें किसी कस्टमर की, किसी कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की, इंडस्ट्री की या मार्केट की, तो वो होती है, उसकी हम स्टडी करते हैं बेसिकली माइक्रो के अंदर। बट ये सब है क्या? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म, इंडस्ट्री, मार्केट, एक इकोनॉमिक यूनिट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है इकोनॉमिक इश्यूज से, ऐसे इश्यूज से डील करती है जो रिलेटेड है स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट से। तो ये जो इकोनॉमिक यूनिट्स है, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम डील करते हैं माइक्रो के अंदर, ठीक है। तो डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। पॉइंट नंबर ए यहाँ पे लिखा है। अब इससे कुछ आपको एक समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा डाइवर्स तरीके से बताया कि क्या बेसिकली हम स्टडी करते हैं माइक्रो के अंदर। तो एक कंज्यूमर अगर उसके पास कुछ इनकम है तो वो किस तरीके से परचेज करे गुड्स को, सो ही इज़ एबल टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर लेट्स से लिमिटेड इनकम है तो मैं उसको किस तरीके से यूज़ करूं कि मैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मुझे मिल सके। तो ये चीज़ की हम स्टडी करते हैं, और इसकी स्टडी करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने क्या किया है, एक थ्योरी फॉर्मुलेट की है। वो थ्योरी का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जहाँ पे हम कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि किस तरीके से वो स्पेंडिंग करेगा अपनी इनकम की। और उसी को हम लोग बोलते हैं, इसी कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। तो थ्योरी ऑफ डिमांड में हमें पता चलेगा कि इसको किस तरीके से हमें डील करना है। नेक्स्ट, हाउ अ प्रोड्यूसर शुड मैक्सिमाइज इज प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर अपना मैक्सिमाइज कैसे करे प्रॉफिट, उसके लिए वो किस कमोडिटी को प्रोड्यूस करे या कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, कितना उसको प्रोड्यूस करे। तो ये सारे चैलेंजेस जो आते हैं प्रोड्यूसर के सामने, उसके लिए हम वहाँ पे पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो वहाँ पे प्रोड्यूसर की बिहेवियर थ्योरी को पढ़ते हैं और उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई की थ्योरी यहाँ पढ़ते हैं। और तीसरा यहाँ पे हम लोग जब थ्योरी ऑफ डिमांड आपने पढ़ ली, सप्लाई पढ़ ली, मतलब बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर को, प्रोड्यूसर के बिहेवियर को समझ लिया, तो जब दोनों के बिहेवियर को समझ लिया तो ओवरऑल आप बेसिकली मार्केट को समझ सकते हैं कि बेसिकली अब यहाँ पे हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन द मार्केट फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। तो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए प्राइसेस कैसे डिटरमाइंड होंगी, तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस। तो थ्योरी ऑफ प्राइस भी हमें समझने को मिलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और फिर 3 वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो। तो 3 वाइटल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? थ्योरी ऑफ डिमांड और कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ सप्लाई और प्रोड्यूसर बिहेवियर, और इन दोनों से बनता है थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब किसी गुड्स और सर्विस की प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाए, ठीक है।
और वो डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड के ऊपर कि सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, उस हिसाब से प्राइस डिसाइड होती है। तो ये 3 चीज़ें जो वाइटल चीज़ हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अभी मैं आगे आपको मैक्रो के बारे में भी बताऊंगा और फिर इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो डिफ्रेंशिएशन के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि यहाँ पे तुम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सबसे पहला बेसिस हो सकता है कि उसकी डेफिनेशन कि वो किससे डील करता है। इंडिविजुअल जैसे यहाँ पे स्मॉल लेवल पे डीलिंग होती है, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स, वहाँ पे मैक्रो में क्या होगा, वहाँ पे कलेक्टिवली सारे स्मॉल जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स हैं, सबको एक साथ कलेक्टिवली हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे एज अ होल, ठीक है। और यहाँ पे तुम पहला बेसिस हो गया डेफिनेशन का कि डेफिनेशन के बेसिस पे आप बाइफरकेट कर सकते हो। दूसरा हो जाएगा आपका कि यहाँ पे आपका गोल क्या है। तो यहाँ पे जो मेन गोल होता है वो प्राइस डिटर्मिनेशन का होता है कि हम लोग कैसे डिसाइड करें किसी गुड्स का प्राइस मार्केट में, ठीक है। तो ये इसका गोल हो गया। थर्ड चीज़ कि यहाँ पे हम कौन सी थ्योरीज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो थ्योरीज मैंने आपको बताई, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई और थ्योरी ऑफ प्राइस, ये तीन पॉइंट्स हैं जो आप माइक्रो और मैक्रो का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो बेसिस बना सकते हो। पहला डेफिनेशन, दूसरा उसका गोल क्या है उस सब्जेक्ट जो माइक्रो पढ़ रहे हो, और तीसरा चीज़ जो है कि थ्योरी कौन सी पढ़ते हैं। तो अभी आप आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी मैक्रो है, ठीक है। तो मैक्रो में देखते हैं, इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल और ओवरऑल इकोनॉमी। तो यहाँ पे वो इकोनॉमिक इश्यूज पढ़े जाते हैं जो इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरे इकोनॉमी से कंसर्न, ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे चल रही है ओवरऑल इकोनॉमी। उसके अंदर सारे इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, सारे कंज्यूमर्स आ जाते हैं, सारे प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, ठीक है। एवरीवन वुड बी कंसिडर इन दिस। तो यहाँ पे बेसिक इशू क्या होता है, यहाँ पे बेसिक इशू है कि भाई जितने लोगों की डिमांड है मार्केट में, जितने भी लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या उनकी डिमांड फुलफ़िल हो रही है, क्या पूरी जो सप्लाई है मार्केट के अंदर वो डिमांड को मीटअप कर पा रही है। तो हम यहाँ पे बस ओवरऑल लेवल पे ये देखेंगे। तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जब डिमांड और सप्लाई मैच कर जाती है मार्केट में तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हमें देखना है कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो, बट ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं, ये जो प्रॉब्लम है कि सप्लाई डिमांड बराबर रहे, तो इसके लिए हम थ्योरी में पढ़नी पड़ती है कि कौन सी थ्योरी हम रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चलेगी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, ठीक है। ये हमें पता चलता है। यहाँ पे देखो, टू स्टडी हाउ इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक वी स्टडी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आपको इनकम की थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी हमें समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम आता है। दूसरा होता है हम लोग यहाँ पे इशू जो रिजॉल्व करते हैं वो डिसइक्विलिब्रियम का। अगेन जब ये दोनों को इक्वल हो जाता है तो इक्विलिब्रियम है, नहीं इक्वल होगा तो क्या है, डिसइक्विलिब्रियम। मतलब इन दोनों में से या तो ये बड़ा है या फिर सप्लाई बड़ी है या डिमांड बड़ा है बट इक्वल नहीं है, तो डिसइक्विलिब्रियम होता है। डिसइक्विलिब्रियम क्यों होता है, तो वो चीज़ हम पढ़ते हैं। टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ डिसइक्विलिब्रियम हम थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन होता है या डिफ्लेशन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमें समझ में आएगी कि डिसइक्विलिब्रियम क्यों हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक और पॉइंट आता है करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, कि कैसे इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए डिसइक्विलिब्रियम। तो उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज़ हैं या पॉलिसीज़ होती हैं। तो टू स्टडी द करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम हम यहाँ पे स्टडी करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी होती है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट एक्सचेंज रेट पॉलिसी होती है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया इस जगह पे, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट पॉलिसीज होती है, ये सब कंसीडर होता है। अब यहाँ पे 3 वाइटल कंपोनेंट्स क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, देखो पहला होता है तुम्हारा कि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। यहाँ पे जो मेन चीज़ हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम, थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाला, और थ्योरी ऑफ करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, इसको करेक्ट करने की जो थ्योरी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, 3 वाइटल चीज़ें हम यहाँ पढ़ते हैं। अभी ये डिफरेंस वाला जो मैंने मैक्रो का क्वेश्चन आपको पूछा था, तो वहाँ पे आप 3 पॉइंटर्स ऐड कर सकते हो। पहला पॉइंट कि यहाँ पे एज अ डेफिनेशन क्या है, ठीक है, डेफिनेशन, ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमी से डील करते हैं। दूसरा गोल क्या है, यहाँ पे जो गोल है वो ये है कि यहाँ पे हम ये जो एग्रीगेट डिमांड सप्लाई है ना, उसको हम डिटरमाइन कर सकें, दिस इज़ दी मेन थिंग, ठीक है। और तीसरा है थ्योरी, यहाँ पे कौन कौन सी पढ़नी पड़ेगी, तो थ्योरी यहाँ पे इनकम एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और ये वाली करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, 3 थ्योरीज हैं। तो इसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। माइक्रो मैक्रो हमने देख लिया और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स हमने देख ली। दैट्स इट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।